हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज से हम पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। तो पॉलिटी में देखते हैं संविधान। संविधान देखिए, संविधान जो बना है ना, वो बना है सम प्लस विधान से, मतलब समान कानून। ऐसा ऐसी चीज़ें जो सभी के लिए समान हो, उसे संविधान कहते हैं। संविधान की परिभाषा देखें तो क्या है? नियमों या कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। मतलब मान लो कोई ऐसे नियम कानून बनाए हैं तो वो किसी देश में या किसी भी चीज़ को चलाने के लिए नियम कानूनों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब किसी देश को चलाना होता है तो नियमों कानूनों के लिए पूरी जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसे संविधान कहते हैं। ठीक है, संकलन के भाई ये चीज़ें ऐसे चलेंगी, ये ऐसे चलेंगी, सब के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। तो इसलिए संविधान की परिभाषा नियमों कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो, उसे संविधान कहते हैं। ठीक है, एक और वर्ड होता है राज व्यवस्था। देखिए, संविधान की जो इंग्लिश है वो कॉन्स्टिट्यूशन है और राज व्यवस्था की है पॉलिटी। थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करते हैं। संविधान को व्यवहार में लाना राज व्यवस्था कहलाता है। जैसे जो संविधान बनाया गया है, मान लो कोई किताब है, उसमें नियम कानून सभी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो भाई हमें ये काम करने पर ये सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे अगर वो लिखे हुए हैं, उन्हें व्यवहार में अगर लेके आएंगे हम, तो वो राज व्यवस्था कहलाएगी। जैसे आर्टिकल 17 आपने सुना होगा, अस्पृश्यता का अंत है। इसमें अस्पृश्यता का अंत है। जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो दलित जाति के लोग हैं, उनसे छुआछूत और अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, इनसे अगर कोई भी ऐसी जाति सूचक शब्द का प्रयोग करना, तो उसके लिए संविधान में लिखा है कि ऐसा करना कानूनन अपराध है। अगर हम उसे व्यवहार में नहीं लाएंगे तो ये चीज़ें कभी रुक ही नहीं पाएंगी। तो इसे कहेंगे राज व्यवस्था। ठीक है, तो देखो ये आर्टिकल 17 जो है ये क्या है? संविधान का उदाहरण है। ठीक है, जो संविधान में लिखा हुआ है। अब एक आया था, एक्ट आया था नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। यह राज्य व्यवस्था का भाग है। मतलब नागरिकों के अधिकारों को कैसे संरक्षण दिया जाए। ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है। तो ये राज्य व्यवस्था का भाग। देखिए, और देखिए आर्टिकल 21 में कई सारी स्वतंत्रताएं हैं। जैसे प्रेम विवाह की स्वतंत्रता, लंबे रहेगी, सांसें लेना, खाना पीना, सोने का अधिकार, यह संविधान का उदाहरण है। अब आप देखिए, अभी हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, अभी इसमें हमारे गाँवों में अभी भी प्रेम विवाह नहीं हो पा रही हैं। इतनी क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्योंकि वो हम व्यवहार में नहीं ला पाए उन चीज़ों को, इसलिए नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, अब आते हैं राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। तो संसद, देखो संसद क्या बनाती है? कानून बनाती है कि भाई ऐसे ऐसे इन चीज़ों के लिए ये कानून है। ठीक है, दूसरा न्यायालय। अगर कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ता है तो वो न्यायालय दंड देता है। और तीसरी चीज़ें हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं। जैसे जो संविधान में लिखित नहीं है संस्थाएं, उन्हें गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। जैसे महिला आयोग, नीति आयोग, ये गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि संस्थाएं कितनी प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो भाई संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है 3 प्रकार की होती हैं। तो नंबर 1 पर संवैधानिक संस्थाएं, जिनका जिक्र संविधान में हो। ऐसी संस्था जिनकी चर्चा संविधान में है उन्हें संवैधानिक चर्चा वो संस्थाएं कहते हैं। जैसे निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में, है ना, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो ये आते हुए हैं क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो वित्त आयोग किस आर्टिकल में? 280 में। निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में? तो 324 में। तो संवैधानिक संस्था हो गई। दूसरा हो गया असंवैधानिक संस्था, जो संविधान का उल्लंघन करे। भाई सही बात है, जो संविधान का उल्लंघन करेगी वही तो असंवैधानिक संस्था होगी। जैसे कि आतंकवादी संगठन है, नक्सलवादी संगठन है, माओवादी संगठन है,
तो ये कैसी हैं? असंवैधानिक संगठन है, इनकी कोई चर्चा नहीं है संविधान में। देखो माओवादी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? माओवादी आंदोलन शुरू हुआ था, किया था ये माओजी डोंगो ने। किसने किया था? माओजी डोंगो ने 1950 और 60 के समय ये किया था वंचित वर्ग के राजनीतिक सामाजिक उत्थान के लिए। बेटा माओवादी आंदोलन की शुरुआत किसने की? माओजी डोंगो ने। माओजी डोंगो कौन थे? माओवादी थे। 1950-60 के दशक में की थी, वंचित वर्ग और राजनीतिक और सामाजिक उत्थान के लिए। ठीक है। एक वर्ड होता है नक्सलवाद। देखिए ये जो नक्सलवाद वर्ड है, ये एक नक्सलवाड़ी गांव था बेटा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे था? पश्चिम बंगाल में। और जिला था दार्जिलिंग। दार्जिलिंग स्टेट थी, वो डिस्ट्रिक्ट थी, जिला था बेटा। ठीक है। तो नक्सलवाद पश्चिम बंगाल में नक्सलवाड़ी एक जगह थी जो दार्जिलिंग जिले में थी। उनका नेता था चारू मजूमदार और कानू सान्याल। कौन कौन थे? चारू मजूमदार और कानू सान्याल थे। ठीक है। तो हम देखें माओवादी आंदोलन कब चला था? 50-60 में। 1950-60 में माओजी डोंगो ने चलाया था वंचित वर्गों के उत्थान के लिए। नक्सलवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल नक्सलवाड़ी एक गांव था 1967, वहाँ से है। दार्जिलिंग जिला था। ठीक है। इसके नेता थे चारू मजूमदार और कानू सान्याल। अच्छा आपको मैं बताऊँ ये नक्सलवाद जो है वो क्या है? नक्सलवाद ऐसी चीज़ें हैं जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं, जब उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं और वो अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए अपने हाथ में हथियार उठा लें, तो उस चीज़ को हम नक्सलवाद कहेंगे और उन लोगों को नक्सलवादी कहेंगे। नक्सलवाद को रोकने के लिए एक कानून आया था बेटा, UAPA कानून आया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 में आया था। और बताओ 1967 में और क्या हुआ था? नक्सलवाद की चर्चा है, नक्सलवाड़ी गांव से। ठीक है। एक और आते हैं आगे, गैर संवैधानिक संस्था। गैर संवैधानिक संस्था भी आई थी राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए। तो गैर संवैधानिक संस्था जिनका संविधान में यहाँ पे मैं जिक्र नहीं, लेकिन संविधान को लागू करने में सहायक होती हैं। संविधान में उस समय पे तो नहीं लिखी हुई थी ये, लेकिन अब जो है ये संविधान को लागू जब करते हैं, कोई भी नियम कानून बनाते हैं, उसमें सहायक होती हैं, जैसे महिला आयोग और नीति आयोग। और गैर संवैधानिक संस्था का गठन भाई 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से होता है। कैसे कैसे? नंबर ए पे राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिमंडल की सलाह पर। तो राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिमंडल की सलाह पर, जैसे नीति आयोग का गठन किया गया था। इन्हें कार्यकारी संस्था कहते हैं और इसकी जो इंग्लिश है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन है, सॉरी, एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस होगी। ठीक है। आगे वाला दूसरा जो गैर कानूनी संस्था है वो 2 तरीके से बनाई जाती है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर, दूसरा है संसद में कानून बनाकर स्थापित करके। संसद में कानून बनाकर स्थापित करते हैं इन्हें सांविधिक संस्था, स्टेचरी बॉडीज कहते हैं भाई। ठीक है। क्या कहते हैं? स्टेचरी बॉडी। एग्जाम्पल में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। दूसरा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कब आया था? 1993 में आया था। ठीक है, 1993 में आया था। दूसरा है राष्ट्रीय सूचना आयोग, 2005 में आया था। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है। तीसरा है बेटा 1990 में महिला आयोग आया था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए। तो ये आ जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 1990 में। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? 2005 में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में। ये कैसी संस्थाएं हैं? सांविधिक संस्थाएं। आता है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है?
तो इनमें से कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है? एक दे देगा, ये 3 दे देगा, एक दे देगा वित्त आयोग। तो ये ध्यान रखना है भाई आपको, ठीक है। ये सांविधिक संस्थाएं जो कि संसद में कानून बनाकर संसद में कानून बनाकर बनाई गई हैं, ठीक है। अब संविधान की आवश्यकता क्या पड़ी? देखिए, कोई भी देश है, आप ही बताइए, देश तो बहुत बड़ी बात है, घर में भी लोगों के लिए नियम कानूनों की ज़रूरत पड़ती है ना, पड़ती है कि भाई ये चीज़ें ऐसी चलेंगी, ये ऐसे चलेगा, ऐसे ही देश है। एक देश में अलग अलग धर्म भी हो सकते हैं, व्यवसाय भी अलग अलग हो सकते हैं, जीवन स्तर भी लोगों का अलग अलग होता है, ठीक है। तो इन सभी लोगों में आपसी सामंजस्य बैठाने के लिए नियमों और कानूनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो नियम कानूनों की ज़रूरत पड़ेगी वो किस में लिखी रहेंगी? संविधान में लिखी रहेंगी। और जो लागू किए जाएंगे, व्यवहार में लाए जाएंगे, उसे हम राज्य व्यवस्था कहेंगे, ठीक है। तो भाई नियम तो सभी को पालन करने पड़ेंगे। अगर सभी पालन करेंगे तो उन्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। और पालन नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, न्यायालय है उसके लिए, ठीक है। अब देखते हैं, राजतंत्र होता है एक, राजतंत्र में राजा को अधिकार है नियम बनाने का, ठीक है। वही लोकतंत्र जैसे हम रह रहे हैं, हम लोकतंत्र का मतलब है कि जनता अपना प्रतिनिधि चुने वोट डाल के, ठीक है, वो है लोकतंत्र। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नियम बनाए, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नियम बनाएंगे। जैसे हमारे विधायक साहब हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, है ना, यही तो बनाते हैं भाई नियम कानून, ठीक है। पूरी संसद ही बनाती है हमारी, मान लो। तो ये संसद जो है, लोगों द्वारा चुने गए लोग ही तो बैठते हैं संसद में, बिल्कुल सर। या तो डायरेक्ट वे में चुने जाते हैं या इनडायरेक्ट वे में चुने जाते हैं, लेकिन लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। और संविधान के क्या क्या नियम हैं? अगर कोई भी देश अपना संविधान बनाना चाहता है, उसके क्या क्या नियम होने चाहिए? तो संविधान होना चाहिए, उसके 4 नियम हैं। देखिए, संविधान का पहला काम यह है कि वो बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए, जो ज़रूरतमंद नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। मतलब जो समाज के लोग हैं उनमें कम से कम न्यूनतम समन्वय, मतलब आपसी भाईचारा या विश्वास आपस में बना रहे कि भाई हाँ, ये लोग ऐसा नहीं करेंगे या ये मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो आपसी विश्वास, कम से कम विश्वास तो बना रहे कि भाई अगर कोई भी मुझे से मारपीट करता है तो मेरे लिए कानून है, ऐसा एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। और आपने देखा भी होगा ये चीज़ें रहती हैं। दूसरा है, संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान ये बताए कि जब समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा जो देश है, हमें जनता के पास है निर्णय लेने की शक्ति, क्योंकि जनता के लोग ही चुने जाते हैं, वही तो नियम कानून बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये भी कहा है, संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, वोट डालकर होगी या राजशाही होगी, कैसी होगी। तो ठीक है, दूसरा ये कह रहा है। नंबर 3 पे संविधान का तीसरा काम है कि सरकार पर कुछ सीमाएं लगाए कि वह उनका उल्लंघन ना करे। अब एक बात बताओ, सरकार को आप इतनी शक्ति दे दो फिर जनता पर ही तानाशाही करने लग जाए, तो इसलिए सरकार पर भी कुछ सीमाएं लगाई जाएंगी, जैसे कि हमारे मूल अधिकार स्पष्ट हो जाने चाहिए, ठीक है ना। आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21 है कि जीवन जीने का अधिकार है या नहीं है ना। भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार है या नहीं है, तो ये ध्यान रखना है आपको। सरकार पर भी कुछ उल्लंघन लगे रहने चाहिए। तो संविधान के कितने नियम हैं? 4 नियम है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है। संविधान का पहला जो नियम है कि कम से कम ऐसे बुनियादी नियम तो होने ही चाहिए जिससे आपस में समन्वय और विश्वास बना रहे। नंबर दूसरा ये है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, ठीक है। नंबर 3 ये है कि सरकार के पास कुछ सरकार पर कुछ सीमाएं लगाई जाएंगी जिनका सरकार कभी उल्लंघन नहीं करेगी। आप ये बताइए, सरकार कितनी भी तानाशाह हो जाए, लेकिन क्या आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है भारत में? नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पास मूल अधिकार दिए हुए हैं, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी घूमने का अधिकार, ठीक है। नंबर 4 में ये है, संविधान का चौथा काम यह है कि सरकार को जनता की आकांक्षा पूरी करने के लिए
जनता की जो इच्छाएं हैं, जो ज़रूरत हैं, वो पूरी करने के लिए एक इतनी शक्ति तो दी जानी चाहिए, या समानता से सभी के साथ न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। मतलब ये नहीं कि भाई ये एक मलिन बस्ती है तो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, और जहाँ जो प्रभुत्व वाले लोग हैं वहीं पर डेवलपमेंट होगा, तो ऐसा नहीं है। तो हमने 4 चीज़ देखी। पहली ये देखी थी कि संविधान की कि बुनियादी नियमों का ऐसा समूह जिसमें कम से कम सदस्यों के बीच आपसी समन्वय और विश्वास हो। दूसरा देखी थी हमने निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। तीसरा हमने ये देखा था कि सरकार के पास कुछ न कुछ सीमाएं लगी हों। और चौथा ये देखा था कि सरकार समान रूप से एक सभी लोगों का कल्याण करेगी या उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगी, ताकि न्यायपूर्ण समाज बन सके। अच्छा, ये पहला टॉपिक था, इसमें मैंने थोड़ा संविधान के बारे में और राज्य व्यवस्था के बारे में ही बताया है। इसमें अभी क्वेश्चंस तो बन नहीं पाएंगे, तो मैं क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ। इससे जो आगे टॉपिक्स आएंगे मैं उन पर क्वेश्चन लेके आऊँगा, और मैं जो है क्वेश्चन जो लेके आऊँगा, जब आप लगाओगे क्वेश्चन आप तभी रिलाई कर पाओगे कि हाँ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मुझे लगता है कि जब आप उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओगे तो भाई कोई भी आप एग्जाम में बैठिए और कोई भी क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं। उस हिसाब से चीज़ें मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, मैं चीज़ों को डालता रहूँगा, आप खुद ही देखते रहोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।